ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2015 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। वोल्टेज जोन का है कि एक कैंटिलीवर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है और बोल्टेड टू ए कॉलम में बोल्ट किया हुआ यूजिंग 3 M12 1.75 mm के बोल्ट्स हैं। PQR एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बोल्ट P। हमको निकालना है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोल्ट P में, ठीक है, कितना आया है। ओके, बोल्ट P में निकालना है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये कैंटिलीवर है, ठीक है, और ये कॉलम है और यहाँ पर ये 9 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। 9 किलो न्यूटन का कैंटिलीवर टाइप का ब्रैकेट है और ये कॉलम है, इसमें ये और 3 जो बोल्ट्स हैं, इससे इस ब्रैकेट को रोक रखा है, रजिस्ट कर रखा है, ठीक है, ताकि, और क्योंकि 9 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, तो जो ये 9 किलो न्यूटन का जो लोड लगा हुआ है, इन जो 3 बोल्ट्स हैं, 3 बोल्ट्स की सहायता से ये जो 9 किलो न्यूटन लोड है ना, ये रुका हुआ है, और ताकि जिस पर्पज़ के लिए ब्रैकेट लगा गया है ये फेल ना हो। तो हमसे पूछा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोल्ट P में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना आएगा। तो अब आप देख रहे हो ये बोल्ट का क्रॉस सेक्शन दे रखा है, सेक्शन है, ठीक है, उसका। तो जो ये 3 बोल्ट है, इनका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं भी लाई करेगा, जो ये 9 किलो न्यूटन का जो लोड है ना, टोटल उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब जैसे इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब जैसे ये जो यहाँ से डिस्टेंस है 30 है, ये 30 है, बोल्ट सेम है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा CG होगा, वो कहाँ होगा, ये सेंटर पे होगा। इस जो बीच वाला बोल्ट है, इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब सिमेट्री है, 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 30 यहाँ 30, बोल्ट भी सेम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 बोल्ट हैं, तो इसके सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब आपको भी पता है कि कोई भी अगर कहीं भी हम लोड लगाते हैं, जैसे हमारा भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ पर टोटल वेट जो कंसिडर होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेट होगा वो कंसिडर होगा, कोई ना कोई टोटल हर पार्ट का कोई ना कोई जो जहाँ पर जो वेट होता है, टोटल वेट होता है, उसका बॉडी वेट जो होता है, उसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब ये 3 बोल्ट्स हैं, इनका भी एक कॉमन पॉइंट जहाँ पर टोटल जो इसका लोड है वहाँ कंसिडर होगा, तो इसको रजिस्ट करेगा, ठीक है, इस लोड को रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। अब जो ये 9 किलो न्यूटन का लोड है, इस पर दो लोड लगाएगा। एक तो डायरेक्ट शियर लोड होगा, क्योंकि ये बोल्ट है, इसकी एक्सिस ऐसे है, इसकी एक्सिस ऐसे है, ठीक है, एक्सिस ऐसे है, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगा हुआ है, तो मतलब शियर लोड लगेगा, ठीक है। और दूसरा लोड होगा जो एक्सिस ये ऐसे है, एक टॉर्क जनरेट होगा, तो एक टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगा, एक टॉर्सनल शियर लोड होगा, और एक डायरेक्ट शियर लोड होगा, ठीक है। तो मैं जो ये 9 किलो न्यूटन का लोड है ना, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जो ये 9 किलो न्यूटन का लोड है, तो मैं इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। कि ओके, तब जब ये 9 किलो न्यूटन का लोड है, इन तीनों बोल्ट से ना इनको रजिस्ट कर रखा है ना, वरना ये नीचे चले जाता, गिर जाता। तो हमें तो डिज़ाइन के हिसाब से करना है कि ये 3 बोल्ट हैं, इस 9 किलो न्यूटन को रजिस्ट करें, और ये जो ये ब्रैकेट है ये फेल ना हो। तो जो ये 9 किलो न्यूटन का लोड है, मैं इन 3 बोल्टों पे अप्लाई करता हूँ। तो जो पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इस 9 किलो न्यूटन लोड की वजह से इस लोड की वजह से एक डायरेक्ट शियर लोड आएगा, जो P1 होगा, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आएगा। इस 9 किलो न्यूटन की वजह से एक डायरेक्ट शियर लोड आएगा, और एक आएगा
टॉर्सनल शियर लोड, ठीक है। और वो टॉर्सनल शियर लोड क्या होगा, ये होगा, इस P2 की वजह से एक टॉर्सनल शियर लोड आएगा जो इसको टॉर्क प्रदान करेगा, जो इसको टॉर्क देगा, जिसकी वजह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। पर ये रोटेट नहीं कर रहा है क्योंकि इन तीनों बोल्ट्स ने इसको रजिस्ट कर रखा है, ठीक है। तो अभी मैं एक P1 P2 जो इक्वली अपोजिट लोड हैं, दोनों के लोड बराबर होंगे, ठीक है। जो ये 9 किलोन्यूटन का लोड है, तो अगर मैं इसकी पहली शर्त लिखूँ तो इसमें P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 9 किलोन्यूटन, ठीक है। और ये जो 9 किलोन्यूटन है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, मतलब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पॉइंट मान के ये रोटेट करेगा। तो 250 mm का ये यहाँ से डिस्टेंस है, तो ये इसेंट्रिसिटी हो गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 9 किलोन्यूटन की 250 mm, ठीक है। तो अब मैं इस जो यहाँ पर मैंने ये जो ट्रांसफ़र किया है ना, तो मैं इसका इफ़ेक्ट निकालूंगा इन 3 बोल्ट्स पे। तो जो पहले इफ़ेक्ट ऑफ P1 का इफ़ेक्ट देखते हैं क्या होगा। अब P1 का इफ़ेक्ट क्या होगा भाई, P1 क्या करेगा, जो तीन जो ये बोल्ट हैं इनमें एक ये जो P1 जो लोड है ये इक्वली डिवाइड करेगा नहीं करेगा, मतलब तीनों बोल्ट में इक्वली डिवाइड होगा। तो जो ये अगर मैं PP प्राइमरी शियर फोर्स P1 डिवाइडेड बाई 3 और 9 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 किलो न्यूटन। तो प्राइमरी शियर लोड 3 किलो न्यूटन तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, 3 किलो न्यूटन R में भी, Q में भी, P में भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये देखो PP लगा दिया, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी PP होगा और यहाँ पर भी PP होगा। P1 का इफ़ेक्ट काउंट हो गया। अब दूसरा इफ़ेक्ट काउंट होगा जो P2 और इस 9 किलोमीटर से एक टॉर्क जनरेट हो रहा है, टॉर्सनल लोड जो जनरेट हो रहा है उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ P2 एंड, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो यहाँ से टॉर्क जनरेट होगा, तो ये टॉर्क कितना जनरेट होगा, 9 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितनी है 250 सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो कितना आएगा 225 10⁴ न्यूटन mm, ठीक है। 25 निमा 225 ये आएगा। तो ये टॉर्क जनरेट हो गया, पहले तो इसके टॉर्क जनरेट हो गया। अब ठीक है, इफेक्ट ऑफ P1 आ गया। हमको निकालना है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बोल्ट P। अब इस प्राइमरी लोड की वजह से, इस प्राइमरी PP की वजह से बोल्ट P में डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है। ठीक है, तो वो कितना होगा, प्राइमरी लोड और डिवाइडेड बाय एरिया। लोड कितना है 3 किलो न्यूटन और एरिया कितना है π/4, हमें दे रखा है 12 मीट्रिक 12 का बोल्ट है, ठीक है। तो 12 डायमीटर, तो π/4 d²। ओके, तो इसमें जो अगर मैं मानता हूँ π/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 का स्क्वायर, छब्बीस 56.52
6 मेगा पास्कल, ठीक है। मैक्सिमम शेयर स्टेट डेवलप्ड इन द बोल्ट पी। चलो ये तो मैंने अभी डायरेक्ट शेयर स्टेट बोल्ट पी पे निकाल दिया, मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं था, पर मैंने निकाल दिया। पर मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, इस टॉर्क की वजह से मोमेंट, एक टॉर्क जनरेट होगा, और जो ये टॉर्क होगा वो ये रजिस्ट करेंगे, तीनों बोल्ट रजिस्ट करेंगे, तभी तो वो रोटेट नहीं कर रहा है, वरना रोटेट कर रहा होता क्लॉकवाइज, ठीक है, वरना क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगी कि ये जो इनके द्वारा जो रेजिस्टेंस दिया गया है इस लोड को टॉर्क की वजह से, तो वो कितना होगा, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगी, ठीक है। वो क्या आएगी, अब जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एक डायरेक्ट, एक शियर लोड, सेकेंडरी शियर लोड इसको कहेंगे, इस साइड लगा और परपेंडिकुलर, तो ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये एक शियर लोड यहाँ लगेगा, इस सी जी के अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और ये इस सी जी के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। तो अब ये जो बोल्ट क्यू है ये तो करेगा नहीं, क्योंकि सी जी यही है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं है। तो मैं अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूं, और हाँ, अब ये जो डिस्टेंस है 30 और यहाँ भी 30, ठीक है, मतलब आर पी क्यू जो है वो आर क्यू आर के, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, 30-30 है, ठीक है। तो सिमिट्री हो गई, मतलब ये भी यहाँ ये इतना डिस्टेंस 30, ये 30, और बोल्ट भी सेम है, ठीक है, तो सिमिट्री हो गई। तो सिमिट्री हो गई, तो जो ये सेकेंडरी शेयर लोड लगा है ना, पी एस आर और पी एस पी, सेकेंडरी शेयर लोड लगा है, ये भी इक्वली होंगे, पी एस पी इज इक्वल टू पी एस आर, ठीक है, इक्वल होंगे। अब मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा रहा हूँ, पी एस पी मल्टीप्लाइड बाई आर पी क्यू, ठीक है, और ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, पी एस आर मल्टीप्लाइड बाई आर क्यू आर, ठीक है, और ये इक्वल होगा जो यहाँ से लोड टॉर्क आया है, ये कितना है 225, ठीक है, 225 मतलब। तो अब पी एस पी और पी एस आर इक्वल हैं, आर पी क्यू इक्वल है, तो पी एस पी और आर पी क्यू 225 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। तो यहाँ से अगर मैं पी एस पी की वैल्यू निकालूँ, सेकेंडरी शियर लोड की, आर पी की वैल्यू हमको दे रखा है 30, ठीक है, ये 30 है, 30 mm। तो यहाँ से अगर आएगी (37.5 किलो न्यूटन), ये आ गई सेकेंडरी शियर लोड, और ये है प्राइमरी शियर लोड, ठीक है। तो मैं बोल्ट पे रिजल्टेंट शियर लोड निकालूंगा, तो ठीक है, दोनों 90 डिग्री एंगल पर है, प्राइमरी शियर लोड नीचे की तरफ है, सेकेंडरी शियर लोड उससे, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो गया। तो रिजल्टेंट अगर मैं निकालूंगा, इक्वेशन क्या होती है, पी पी का स्क्वायर 2 PP प्राइमरी सेकेंडरी इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, तो कॉस 90 0, तो ये वाला ये आ गया। तो PP कितना है 3 का स्क्वायर, और ये कितना है 37.5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 37.61, ठीक है। रिजल्टेंट ये आ गया। हमसे पूछा है कि वैल्यू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बोल्ट, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा है बोल्ट पी में, ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, अब रिजल्टेंट आ गया, तो जो ये रिजल्टेंट है और π/4
डी स्क्वायर, तो ये हो गया 37.61 किलो न्यूटन π/4। डी का वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। तो ये कितना आ गया 332.6321, 332.6321 मेगा पास्कल। ये आ गया मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट बोल्ट पी पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया। यहाँ पर वैसे ये मैंने डायरेक्ट से ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी। क्या हुआ, इसमें प्राइमरी फोर्स निकाला, फिर सेकेंडरी फोर्स निकाला, प्राइमरी शियर फोर्स, सेकेंडरी शियर फोर्स, उसका रिजल्टेंट, तो उस जो रिजल्टेंट आया वहाँ से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया, समझे। तो 332.6321। अब ये है ना, अब जैसे यहाँ पर टॉर्क मैंने इक्विवेलेंट करा, तो ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू ही लेगा। अब यहाँ पर जो इस बोल्ट का है, ये तो बोल्ट का जीरो ही होगा, क्योंकि इसमें आर जो है वो जीरो ही है। आर की डिस्टेंस क्या होगी, आर की डिस्टेंस इस सेंटर ऑफ इस बोल्ट की आर की डिस्टेंस से कहाँ कितना, ये जो बोल्ट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना डिस्टेंस है, जीरो, क्योंकि वहीं उसी पर लगा हुआ है, तो वो जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर जीरो प्लस, ठीक है, तो ये इसको इक्वल हो गया। क्या होता है, कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं दिया होता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, मतलब बोल्ट, अब इसमें तो इजी करके दे रखा है तीनों बोल्ट, ठीक है, वरना बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है गेट के थ्रू। तो ये छोटा ही क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फिर वो निकालने बैठेंगे इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इतना लंबा क्वेश्चन देंगे नहीं। 3 बोल्ट दे दिए या 2 बोल्ट दे दिए, बोल्ट ऐसे देंगे या 4 बोल्ट दे दिए, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको देख के पता जाएगा कि ये यहाँ पर होगा, वरना उसको निकालो फिर उसको चेक करो तो बहुत टाइम लगता है। अब हमको यहाँ पर पता चल गया, ये क्वेश्चन अभी देखो इतनी देर का नहीं है, फटाफट ये क्वेश्चन हो जाता। हम यहाँ पर जल्दी इतना लंबा चौड़ा तामझाम नहीं करना पड़ता, जैसे मैंने समझाने की जगह से करा, पर आप जल्दी जल्दी करोगे ना तो जल्दी निकलेगा। समझे, अभी मैं 10 mm थिक का कोई मतलब नहीं है, 1.75 mm का कोई मतलब नहीं है, सिमेट्री है, वो सब चीज़ें, तो ये ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पर सिमेट्री है तो ये भी सिमेट्री लोड होगा, वरना तो, ठीक है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया होगा ना तो मैं वो उस टाइप का बताऊंगा, वरना तो इसमें ऐसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2016, ठीक है, तो गेट 2016 में आया था, ये क्या कह रहा है देखते हैं। ए बोल्टेड जॉइंट, भाई डायग्राम रफ डायग्राम है, दिल पे मत लेना, ठीक है। तो बोल्टेड जॉइंट है, 4 बोल्ट हैं, 1 2 3 4, ये हैज़ 4 bolts, 1 2 3 4, अरेंज्ड एज सोन इन फिगर। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच बोल्ट 25 mm² दे रखा है। टॉर्क, यहाँ पर ये जो सेंटर है ना, यहाँ पर एक वो शाफ्ट है, तो वहाँ पर एक टॉर्क दे लगा रखा है, मतलब ये शाफ्ट है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटर में दे रखा है ना, ये कोई शाफ्ट है, और ये इस शाफ्ट पे एक टॉर्क लगा रखा है, ठीक है, रोटेट कर रही है, आपको पता है कि शाफ्ट रोटेट करती है, तो टॉर्क लगा रखा है। तो ये और 4 बोल्ट इस पे यहाँ पर इसके एरिया में लगा रखे हैं, जो और ये जो सेंटर से जाते हैं, ये जो डायमीटर है ये 100 mm का है। एक्टिंग ऑन द जॉइंट, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन ड्यू टू क्लैंपिंग फोर्स, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन बोल्ट इच, ठीक है। कपलिंग टाइप का हो गया, सेंटर में शाफ्ट है, दूसरे शाफ्ट से कहीं कनेक्ट होगी, ड्रिवन ये अगर ये ड्राइविंग शाफ्ट है तो ड्रिवन शाफ्ट से कहीं कनेक्ट होगी, और फिर जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो जो ये बोल्ट है, ये बोल्ट जो दूसरा वाला शाफ्ट है उसको रोटेट कराएगा, तो ये एक ऑपरेशन हो गया। 4 बोल्ट हैं, एरिया दे रहे, तो हमको पूछा है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन ए बोल्ट, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन ए बोल्ट, चारों बोल्ट हैं, सिमेट्रिक है, मतलब कोई भी अनसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक है पूरा, सिमेट्रिकल, क्योंकि चारों कॉर्नर पूरे कॉर्नर में, तो जो अब आपको सेंटर, इसमें देखो 4 बोल्ट आ गए,
क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको पता होता है, वरना इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें चारों बोल्ट है, 4 सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करेगा, तो यहाँ बीच में लाई करेगा। ठीक है, पता चल गया, वरना ऐसी सिचुएशन कभी देखा ही नहीं एग्जाम में। अब जैसे यहाँ पर सेंटर ग्रेविटी लाई करा इन चारों बोल्ट्स का, क्योंकि सब सिमेट्रिक लोकेशन पे हैं। ये एरिया है, ये यहाँ से रेडियस 50 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, क्योंकि डायमीटर 100 है तो यहाँ से ये डिस्टेंस 50 इसका, यहाँ से डिस्टेंस 50 इसका, यहाँ से डिस्टेंस ये 50, ये यहाँ से 50। सिमेट्री है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्री है, बोल्ट सेम है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ लाई करेगा। तो यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गया, टॉर्क लग रहा है इस स्टार्ट पे। ठीक है, तो अब आपको पता जब इसमें तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस लगेगा, टॉर्क है तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इस बोल्ट पे लगेगा, इस बोल्ट पे भी, इस बोल्ट पे, इस बोल्ट पे भी, चारों बोल्ट पे शियर स्ट्रेस लगेगा। तो जो वो ठीक है, तो वो शियर स्ट्रेस, तो वो टॉर्क कितना है दे रखा है इसने, 200 न्यूटन मीटर दे रखा है भाई। अब क्या हुआ कि ये जो टॉर्क है, अगर मैं ये साफ रोटेट कर रही है तो इसको रजिस्ट कर उतना ही टॉर्क पहुंचाने के लिए इन चारों बोल्टों को भी टॉर्क लगाना पड़ेगा सेकेंड से शियर स्ट्रेस से। तो जो यहाँ पर एक ये शियर फोर्स लगेगा, एक जो ये रोटेट कर रहा है टॉर्क, मान लो क्लॉकवाइज जा रहा है, इसमें दे नहीं रखा, तो मान लो क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये ठीक है, ये यहाँ से क्लॉकवाइज, ये यहाँ पर स्ट्रेस देगा। ठीक है, ये यहाँ पर लोड लगेगा और ये ऐसे लोड लगेगा, तो ताकि जो ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये जो लोड है शियर लोड, ठीक है, इस सीजे के अलॉन्ग ऐसे रोटेट करेगा, तो सब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा फिर। ठीक है, इसने भी रोटेट करा क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज हो, तो इक्विलिब्रियम होगा, एक तरह का इक्विलिब्रियम हो गई कि जो ये शाफ्ट है इज इक्वल टू ये टोटल, इन ये चारों से जो चारों शियर लोडों से जो टॉर्क जनरेट होगा वो जो इक्वल होगा, वो जो ये शाफ्ट पे हमने टॉर्क लगा रखा है। ठीक है, तो वो अब जैसे मैं यहाँ से अगर मैं इस चारों सिमेट्रिक लोकेशन पे हैं, चारों सिमेट्री पे हैं और सब कुछ सेम है, सिमेट्री है, तो जो जितना शियर लोड इस पे होगा उतना ही शियर लोड इस पे, उतना ही शियर लोड इस पे, उतना ही शियर लोड इस पे, चारों पे शियर लोड बराबर होगा नहीं होगा, तो बराबर होगा। तो 4 इंटू, अगर मान लो मैं इसको PS मान लूँ, PS ये डिस्टेंस कितनी है 50 mm है, क्योंकि डायमीटर 100 है तो ये 50 mm। ठीक है, अभी इक्वल किसके होगा, जो ये टोटल लगा है 200 न्यूटन मीटर, मतलब 10⁻³ अगर मैं mm में लूँ, तो यहाँ से कितना हो गया, ये इससे ये कट गया, तो PS कितना आया 1000 न्यूटन आ गया, तो शियर लोड कितना आ गया 1000 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो पूछा क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए बोल्ट, तो शियर स्ट्रेस कितना होगा मैक्सिमम, अगर टो मैक्स निकालेंगे तो शियर लोड हो गया और एरिया हो गया। शियर लोड कितना है 1000 न्यूटन, एरिया कितना दे रखा है, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 25, तो 25 चौको 140 मेगा पास्कल, तो मैक्सिमम शियर लोड कितना हो गया 40 मेगा पास्कल हो गया। ठीक है, एक ही लोड लगेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करे थे हमने उसमें डायरेक्ट शियर भी लोड था और टॉर्सनल शियर लोड भी था। इसमें केवल टॉर्क लग रहा है तो टॉर्सनल शियर लोड आ गया, है नहीं, वरना उसमें डायरेक्ट शियर लोड भी था। अगर ये यहाँ पर अगर टॉर्क ना हो गए, कोई इतनी डिस्टेंस पर कोई किसी से कनेक्ट होता है यहाँ लगता है, तो वो बात थी, यहाँ पर केवल टॉर्सनल शियर लोड आ रहा है। ठीक है।